नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका फ्यूजन केमिस्ट्री में। और आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं 35 क्वेश्चन, जो कि एक पीडीएफ के रूप में है और आपको हमेशा बताया जाएगा इसका क्वेश्चन आंसर। जो सेट पेपर होता है वैसे हम सही पेपर मरवाएंगे। फिर इसके बाद आपका जस्ट एग्जाम के टाइम में रामबाण क्वेश्चन टाइप का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव वन लाइनर आपका ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, जो कि लगभग 500 से 600 ऑब्जेक्टिव रहेंगे उसमें, है कि नहीं। वही आप कर लीजिएगा तो 35 नंबर कहानी खत्म। यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए टेंशन ही नहीं लेना है। अब आपको देखना है कुछ सब्जेक्टिव। पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। कल आपको सब्जेक्टिव दिया गया था, साथ में बायो में लिंक दे दिए गए हैं टेलीग्राम का। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको सारे के सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत किया जा रहा है पहले क्वेश्चन से। आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधुनिक आधार क्या है? तो आधुनिक आधार क्या है ना। आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधुनिक आधार क्या है? तो परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या। ठीक है, अब देखिए, इससे पहले आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था मोसले के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया था? मोसले के द्वारा। और इन्होंने सजाया किस पे था? परमाणु संख्या। इससे पहले आवर्त सारणी को देने वाले व्यक्ति थे मेडलीव। कौन थे? मेडलीव, है नहीं। और मेडलीव ने किस पर सजाया था? परमाणु मेडलीव। मेडलीव ने किस पर सजाया था? परमाणु द्रव्यमान पर। परमाणु द्रव्यमान पर। ऐसे इससे पहले जितने भी व्यक्ति आए हैं सब परमाणु द्रव्यमान पर ही सजाए हैं। सिर्फ मोसले ही है जो परमाणु संख्या पर सजाए थे। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया था, है नहीं, या अष्टक सिद्धांत। अष्टक नियम जो आवर्त सारणी के लिए है, अष्टक सिद्धांत कौन दिया था? तो ये दिया गया था, है नहीं, अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड। कौन दिया था? न्यूलैंड। ठीक है, उसके बाद आपका है त्रिक नियम। क्या दिया था? त्रिक नियम या तिर्यक नियम बोल सकते हैं, तिर्यक नियम। तो तिर्यक नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका डोवे रेनर के द्वारा। डोवे रेनर के द्वारा। ठीक है, कहीं कहीं पे इसका नाम डोवे राइनर भी लिखता है। तो आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण आधुनिक आधार क्या है? तो परमाणु संख्या। और इससे पहले क्या था? तो सभी परमाणु द्रव्यमान, है ना। इससे पहले सभी का क्या था? परमाणु द्रव्यमान। अभी क्या है? तो परमाणु संख्या। कौन दिया है अभी वाला? तो मोसले। मेडलिंग किस पर सजाया था? परमाणु द्रव्यमान पर। अष्टक सिद्धांत कौन दिया था? न्यूलैंड। त्रियक नियम कौन दिया है? डोवे रेनर। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 पर हेनरी का नियम किसके विलेयता से संबंधित है? तो हेनरी का नियम किसके विलेयता से संबंधित है? तो गैस के विलेयता से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रॉक साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रॉक साल्ट मतलब एक तरह से नमक ही है। और नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। NaCl। ठीक है, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने का तरीका क्या है? अस्थायी कठोरता को दूर करने का, तो पानी को अस्थायी कठोरता को दूर करने का एक वो तरीका है कि उसे उबाल दीजिए। उबाल दीजिए, पानी की अस्थायी कठोरता क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे वह बंध जो दो एमिनो अम्ल को जोड़ता है क्या कहलाता है? वह बंध जो दो एमिनो अम्ल को जोड़ता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है वो? तो पेप्टाइड बंध। क्या कहलाता है? जो दो एमिनो अम्ल को जोड़ता है उसे क्या कहेंगे? पेप्टाइड बंध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है आपका? तो DHClO4। कौन है आपका? डी। कौन है? डी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सोडियम धातु को किसमें संग्रहित किया जाता है? एक तो आप जानते हैं कि सोडियम सबसे क्रियाशील धातु है। वह पानी के साथ बहुत ही तेजी से रिएक्ट कर जाता है नहीं। तो सोडियम धातु को किसमें संग्रहित किया जाता है? तो मिट्टी के तेल में, या मिट्टी का तेल न लिख के आपको लिखेगा किरोसिन तेल में, तो वो भी आपका सही है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, है नहीं, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3।
ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट है क्या, तो ये क्षारीय है। क्या है, क्षारीय। तो इसका जलीय विलयन क्या होगा आपका, क्षारीय। क्या होगा, क्षारीय। आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या चीज, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि किसी तत्व को हटाकर उसके जगह पर बैठ जाना या उसके स्थान पर आ जाना। ठीक है, तो यहाँ से क्या काम किया गया है, आप देख सकते हैं कि ये इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर Cl खुद इसके जगह पर आकर बैठ गया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी आपका, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें कहेगा कि कौन सी अभिक्रिया है, तो ये आपका है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया। ये भी आपका कौन सा अभिक्रिया है, ये भी दोनों तत्व मिल रहा है, ये भी है आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया है कि नहीं। अब ये कौन सी अभिक्रिया है, तो इनमें आयनों का अदला बदली हो रहा है, तो यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया, या कह सकते हैं आयनिक अभिक्रिया। द्विविस्थापन, ये हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया है नहीं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। या फिर कह सकते हैं इसको आयनिक अभिक्रिया, क्योंकि इसमें हो रहा है आयनों का अदला बदली है नहीं। तो आयनों का अदला बदली हो तो आयनिक अभिक्रिया या द्विविस्थापन। देखिए NaCl NO3 किसके साथ आ गया, सोडियम के साथ, और Cl किसके साथ आ गया, Ag के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, वह यौगिक जो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, तो वह यौगिक जो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है क्या हो जाएगा आपका, बी, एथेनॉल। कौन हो जाएगा आपका, एथेनॉल। तो आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन देता है, एथेनॉल। ग्लूकोज का सूत्र ये तो आप जानते ही है, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ये आपका है ग्लूकोज। ये किसका सूत्र है, C12H22O11। ये आपका चीनी का रासायनिक सूत्र है। क्या है ये, चीनी का। और ये एक और चीज का रासायनिक सूत्र है, वो है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज। तो कभी कभी आपसे फ्रुक्टोज का रासायनिक सूत्र पूछ लेता है, तो C12H22O11। और पूछेगा चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो कैसा होता है, नीला। कैसा होता है, नीला। ठीक है, और कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो CuSO4। CuSO4। ठीक है, एक क्वेश्चन ऑक्सीकरण संख्या से रहता तो ठीक रहता। ठीक है, कहीं पे आएगा तो या तो हम आपको लास्ट में ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखा देंगे। ठीक है, विलयन का पीएच मान देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विलयन का पीएच मान 7 होने पर वह होता है, तो विलयन का पीएच मान 7 होने पर क्या होता है, उदासीन। क्या होता है, उदासीन। 7 से कम है, 7 से कम है तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय। 7 से कम, 7 से कम ये क्षारीय होगा, तो 7 से अधिक, 7 से अधिक। देखिए लवण का भी पीएच मान लगभग 7 के बराबर ही होता है, मगर अधिकतर क्या मानेंगे, उदासीन। जब ऐसे आपसे सवाल पूछ लेता कि NaCl के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, NaCl के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, विलयन का पीएच मान क्या होता है। अगर आपसे ये सवाल पूछता तो ये भी सवाल का आंसर आपका है, जबकि ये लवण है एक तरह से। NaCl का जलीय विलयन क्या है, एक तरह से लवण है। तो NaCl का जलीय विलयन, ठीक है, लवण है एक तरह से। ठीक है, तो इसका भी पीएच मान क्या होगा, 7 के बराबर ही होता है, 7 के बराबर ही होता है। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो चूने के पानी को दूधिया करने वाला है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक और सवाल इससे कार्बन डाइऑक्साइड से पूछता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायित्व है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायित्व है, तो उसके लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड ही उत्तरदायित्व है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अम्ल वर्षा के लिए फिर आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा कि अम्ल वर्षा के लिए कौन सा गैस उत्तरदायित्व है।
ठीक है। तो अम्ल वर्षा के लिए कौन सा गैस उत्तरदायित्व है? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायित्व है SO2, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व है CO2, और वो गैस जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो CO2। सबसे हल्की गैस आपसे पूछा जाए तो सबसे हल्की गैस है आपका हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस आपसे पूछा जाए तो क्या हो सकता है? हाइड्रोजन। अगर आपसे सवाल ये पूछे है कि सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन है? अक्रिय गैस कौन है? तो सबसे हल्की अक्रिय गैस है आपका हीलियम। सबसे हल्की अक्रिय गैस अगर बोलता तो हीलियम, और सबसे हल्की गैस बोला है तो क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिएगा कि हीलियम को एक और हीलियम से सवाल पूछता है कि गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस को ले जाते हैं? तो गोताखोर ऑक्सीजन के साथ, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मतलब O2 के साथ कौन से गैस को ले जाते हैं? ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है कि गोताखोर O2 के साथ कौन से गैस को ले जाते हैं? तो हीलियम को। किसको ले जाते हैं? हीलियम को। ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है। कौन ऐसा अक्रिय गैस है? कौन ऐसा अक्रिय गैस है जो हल्का है? तो कौन है आपका? हीलियम। और सबसे हल्की गैस बोले तो हाइड्रोजन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़, आगे है आपका प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। किसका है? आइसोप्रीन का। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गाइडर। क्या होता है? गाइडर, जिसको हिंदी में गलकंड भी कहा जाता है। गलकंठ, गलकंड, गलकंड बोले या गलकंठ है नहीं, गलकंड, ठीक है। गलकंड, इसको घेंघा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घेंघा। तो आयोडीन की कमी से कौन सा? गलकंड बोलिए, घेंघा बोलिए, ग्लाइडर बोलिए। इसमें क्या होता है कि बगल की चमड़ी होता है वो बढ़ना चालू हो जाता है। आपकी थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है? बढ़ने लगती है। तो इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए ताकि थायराइड ना हो, घेंघा ना हो, ठीक है। चलिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है? संयोजन है, ऑक्सीकरण है, उदासीन है या प्रतिस्थापन? तो कौन सी अभिक्रिया है संयोजन? तो आपका है ऑक्सीकरण, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण, क्योंकि श्वसन की क्रिया में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, तो इसलिए वो कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण। मानव रक्त का पीएच रेंज क्या होता है? तो मानव रक्त का पीएच रेंज क्या होता है? 2 से 3। ये तो नहीं होता, अम्ल तो होता नहीं है, क्योंकि मानव का रक्त क्या होता है? क्षारीय। तो कितना होता है? लगभग 7.35 से लेके 7.45 तक, मतलब C नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा कौन? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। तो चलिए, अम्ल आया है तो हम आपको बता दे सर, दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दही, ठीक है। सिट्रिक अम्ल नींबू में, नींबू या संतरे में कह सकते हैं, है कि नहीं। एसिटिक तो आपको मिल ही गया। फॉर्मिक अम्ल होता है लाल चींटी में, फॉर्मिक अम्ल होता है लाल चींटी में, ठीक है। अगर आपसे जितना भी डंक मारने वाला, बिच्छू में भी आपका फॉर्मिक अम्ल होगा। जो लहरने लगे ना, समझ जाइए कि उसमें फॉर्मिक अम्ल है। चींटी काटने से लहर जाता है, बिच्छू को काटने से और ज्यादा लहरता है, तो फॉर्मिक अम्ल है। एक आपसे पूछा जा सकता है सेव में कौन सा अम्ल होता है? तो सेव तो आप देखे होंगे कि सेव में क्या होता है? मैल, तभी तो धो के खाते हैं। तो सेव को धो के खाते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें मैल होता है, इसलिए इसमें पाया जाता है मैलिक अम्ल। ऐसे ध्यान में रखेंगे, है कि नहीं, मैलिक अम्ल। ट्रिक हो गया एक तरह से। सेव को मैलिक अम्ल। टमाटर में आपसे पूछा जा सकता है, टमाटर, सॉरी, टमाटर में आपसे पूछा जा सकता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल होगा? तो टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। तो टमाटर में आपका पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। सेव में पाया जाता है मैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल दही में, साइट्रिक अम्ल नींबू में, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में, ठीक है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। ये आपका सवाल होगा, ठीक है। ऐसे सभी अम्ल को ध्यान में रखिएगा, इतने में से शायद पूछता है। नींबू इसमें क्या कहते हैं, इमली में भी पूछा जा सकता है। तो इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल,
ठीक है, इतना ही सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे एक बार देख लीजिएगा, पूरे अम्ल एक बार में क्लियर हो जाएगा। सबसे ज्यादा आपसे ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर वाला और सिरका वाला एसिटिक अम्ल ये ज्यादातर पूछता है। दही में लैक्टिक अम्ल ये सब तो 10th में ज्यादा पूछता है। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। इससे आप इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वह तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। अब बताइए, दोनों का गुण है तो निश्चित है कि क्या होगा? उपधातु। क्या होगा? उपधातु। अब आपसे पूछा जा सकता है कि क्षार धातु किस ब्लॉक को कहते हैं या किस वर्ग संख्या को कहते हैं? तो वर्ग संख्या 1 को कहते हैं क्षार धातु। वर्ग संख्या 1 को क्या कहा जाता है? क्षार धातु। संक्रमण धातु किसको कहते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस तो वर्ग संख्या 18 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वर्ग संख्या 18 को। तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं तो वो कहलाते हैं उपधातु। ये हम आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता देते हैं ताकि पीडीएफ में पढ़ते समय उन चीजों का ध्यान भी रहे। ठीक है, अब कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील इसमें जो ऑप्शन है उसके लिए तो सी ही है। कौन है? विटामिन सी। मगर जल में घुलने वाला विटामिन आपका बी और सी है। कौन है? बी और सी। ये दो ऐसे विटामिन है जो जल में घुल जाते हैं। अब विटामिन आ ही गया है तो इससे रिलेटेड, जैसे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे ज्यादातर पूछता है तो उसे दिमाग में रखेंगे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। इससे रोग ज्यादातर पूछे जाते हैं तो सभी रोगों को हम एक बार जल्दी जल्दी बता देते हैं ना स्पीड में कि विटामिन 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 ए की कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी। कौन सा रोग होगा? रतौंधी। ठीक है, विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी एक बार लिख देते हैं जल्दी जल्दी, बेरी बेरी। क्या हो जाएगा? बेरी बेरी, है नहीं? विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन हो जाएगा? स्कर्वी। कौन हो जाएगा? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन हो जाएगा? एक बार कहीं पूछ दे तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। ये होता है रिकेटस। क्या होता है? रिकेटस। रिकेटस में हड्डी कमजोर हो जाएगा। स्कर्वी से मसूड़ा से ब्लड देने लगा। बेरी बेरी में देह हाथ सूख जाता है एकदम, बच्चा खाली पेट बाहर निकल जाएगा बस। रतौंधी में रात में दिखता उगता नहीं। विटामिन ई की कमी से, ये तो पूछता ही है आपसे, तो कौन होता है? बाजपन। क्या होता है? बाजपन। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होगा? तब विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त थक्का नहीं बनता है। रक्त थक्का नहीं बनता है, नहीं बनता है। अब आपसे ज्यादातर सवाल कौन पूछता है? तो आपसे ज्यादातर सवाल पूछता है विटामिन ए की कमी वाला, है नहीं? फिर उसके बाद आपसे पूछता है विटामिन ई और विटामिन के जिसमें रक्त थक्का नहीं बनता। ये सब सवाल आपसे ज्यादा। विटामिन सी भी अधिकतर पूछा गया है कि स्कर्वी होता है। ये सभी सवाल बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। क्वेश्चन बैंक उलट के देखिएगा, आपको मिल जाएंगे, है नहीं? अभी क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी होगा। मगर बी और सी दोनों ऐसे विटामिन है जो जल में क्या है? घुलनशील है। ठीक है, अगला, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है आपका? तो ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। आपसे एक और सवाल पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन। क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है आपका? मीथेन। क्या है? मीथेन। और मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4, है कि नहीं? चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी अब बढ़ते हैं हम लोग, है कि नहीं? अम्लीय अम्लीय विलयन में लिटमस पेपर का रंग क्या होता है? तो अम्लीय है और लिटमस पेपर का रंग क्या हो जाएगा आपका? तो लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल। अम्लीय में लाल होगा, अगर क्षारीय होता तो नीला होता है। NaOH का सामान्य नाम क्या है? तो NaOH का सामान्य नाम आपका क्या होता है? तो कास्टिक सोडा। क्या नाम हो जाएगा आपका? कास्टिक सोडा, है कि नहीं? टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले लिए इसलिए थोड़ा अब स्पीड में हम लोग को चलना चाहिए, है कि नहीं? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन किस प्रकार का अपद्रव मिश्रण है? तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन किस प्रकार का अपद्रव मिश्रण है? तो आपका क्या हो जाएगा? विलयन। क्या हो जाएगा? विलयन। क्योंकि सोडियम क्लोराइड का विलयन
किस प्रकार का अवधर्मिक मिश्रण है, तो विलयन। अगर उसमें दिखाई उखाई देता तो कोलाइड हो जाता, क्या हो जाता है, कोलाइड। वह प्रक्रिया जिसमें ठोस सीधे गैस में बदलता है, तो ठोस सीधे गैस में बढ़ता है उसको करते हैं ऊर्ध्वापतन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापतन, जिसमें ठोस सीधे गैस में बदलता है। अगर गैस द्रव में बदलता है, गैस द्रव में बदलता है तो इसको कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं, संघनन। गैस कथी में बदल रहा है, द्रव में। गैस बदल रहा है द्रव में, तो गैस बदलेगा द्रव में तो संघनन है ही नहीं। अगर ठोस सीधा गैस में बदल रहा है ऊर्ध्वापतन। वाष्पीकरण तो जानवे करते हैं, द्रव किस में बदलेगा, गैस में बदलेगा। किस में बदलेगा, गैस में। तो वाष्पीकरण द्रव बदलेगा गैस में, संघनन गैस बदलेगा द्रव में, ऊर्ध्वापतन किस में बदलेगा, ठोस सीधा बदलेगा गैस में। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या H2SO4 के एक अणु में क्या होगा, तो भाई ऑक्सीजन के साथ देखो ना कि एक अणु में कितना होगा, तो 4 होगा। क्या होगा, 4। ठीक है, जल्दी जल्दी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा यौगिक क्लोरोफॉर्म के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा यौगिक क्लोरोफॉर्म के नाम से जाना जाता है, तो क्या कौन सा, CHCl3, ये आपका क्लोरोफॉर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है, ये तो बहुत बच्चा वाला सवाल है कि वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है तो क्या हो जाएगा, उष्मा चेपी। अब देखिए इसमें उष्मा निकलती है तो उष्मा चेपी, अगर उष्मा लगता तो उष्मा शोषी। ठीक है, वायु प्रदूषण का कारण क्या है, तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है आपका, CO। क्या है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। हम आपको बताए थे ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व है कार्बन डाइऑक्साइड, है नहीं। उसके बाद अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायित्व है सल्फर डाइऑक्साइड, है नहीं, जिससे बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल, है नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल, है नहीं। एक और है जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायित्व है NO2, जिससे बनेगा आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल, NO2 भी अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायित्व है, SO2 भी। जैसे जैसे याद आ जाता है वैसे वैसे हम आपको बताते हुए चलते हैं। ठीक है, अब लास्ट है आपका, वह इकाई जिसमें पदार्थ की मात्रा मापी जाती है। वह इकाई जिसमें पदार्थ की मात्रा मापी जाती है क्या कहलाता है, मोल। क्या कहलाता है, मोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो कौन होता है आपका, पारा। तो ये हो गया टोटल आपका 35 क्वेश्चन। आपको बायो में लिंक मिल गया होगा टेलीग्राम का, है नहीं, टेलीग्राम का बायो में लिंक आपको मिला हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी PDF हम आपको पढ़ाते हैं सारे के सारे आपको टेलीग्राम पर भेज दिए जाएंगे, है कि नहीं। और ताकि आप वहां से भी रिवीजन कर सके, साथ में वीडियो देखकर भी रिवीजन करें, लोगों को शेयर करें और बताएं कि हम लोग जल्दी से जल्दी, है कि नहीं, 500 क्वेश्चन को ला रहे हैं ऑब्जेक्टिव, जो लगातार चलेंगे। 100 प्रश्नों का वन लाइनर होगा, है कि नहीं, 100% उससे सवाल एग्जाम में आए करेंगे। 35 क्वेश्चन तो आप बना ही लीजिएगा, है नहीं, तय है कि उससे बन जाएगा आपसे, है नहीं। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव तो धीरे धीरे देख रहे हैं, आप सब्जेक्टिव याद कीजिए, देखते रहिए, है नहीं। अब देखते रहिए फ्यूजन केमिस्ट्री, और साथ में शेयर कीजिए चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन चीजों को देख सके, मैं लाइव आ सकूं और लाइव में आपके साथ डिस्कस कर सकूं, पढ़ सकूं, अच्छा ढंग से पढ़ा सकूं, बेस्ट कर सकूं। और आपको एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं कि 15 जनवरी से आपका क्लास चालू हो रहा है, वो भी ऑनलाइन टाइमली आपका चालू हो जाएगा 12th का, है कि नहीं। तो जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं खासकर उन्हें तो बोल ही दीजिए, जो अब जाने वाले हैं 12th में उनके लिए ये तो आपका क्रैश कोर्स का क्वेश्चन है जो इस बार के एग्जाम के लिए है। मगर 15 जनवरी से आपका जो न्यू बैचेस होंगे 12th का वो चालू होंगे, एकदम बेस्ट ढंग से क्लास चलेगा, मजा आएगा आपको हमारे साथ जुड़कर, है नहीं। तब तक देखते रहिए फ्यूजन केमिस्ट्री। नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सी यू।